Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, this is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is revision of our this term lessons. In this term we studied pattern, our first chapter, pattern. In this chapter we studied about the different type of patterns we have seen in our daily life. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, मैथ्स मैजिक, और आज का जो हमारा विषय है वो है रिवीजन। क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो इस बार जो चैप्टर्स आने हैं उसका एक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो इस टर्म में आने वाला है वो है पैटर्न। अब पैटर्न क्या होता है? पैटर्न वो चीज़ है कि जो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें हम देखते हैं अपने सामने हमारे को दिखाई देता है, एक क्रम से चीज़ें बनी हुई होती हैं। जैसे कि ये जाली आपको दिख रही है, इसमें किस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है कि एक आयरन को इस तरीके से मोड़ा है पहले और फिर इधर को मोड़ के ऐसा बना दिया, फिर अब इन दोनों को जोड़ के ऐसे ही जोड़ते चले गए। इसी तरीके से इन आयरन्स को मोड़ा इसी तरीके से है लेकिन लगाया एक अलग तरीके से है हमने। ये एक पैटर्न मतलब एक क्रम, किस क्रम में चल रहा है, क्या नमूना बना हुआ है। अब जैसे एक चूहे ने ये कुतर दिया है तो अब इसमें कौन सा वाला हिस्सा सही जुड़ेगा वो हमने देखना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम? 4 स्क्वायर्स हैं जो आपस में बिल्कुल नज़दीक से जुड़े होने की वजह से एक स्क्वायर और बना रहे हैं। इसमें स्क्वायर्स हैं लेकिन उस तरीके से नहीं है, इसमें भी स्क्वायर्स हैं लेकिन डब्बियाँ उस तरीके से नहीं है, इसमें भी उस तरीके से नहीं है। किसमें है? इसमें है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसमें बनाया है। बस हमें इन पैटर्न्स का यही ध्यान रखना है कि जो पैटर्न हमारा मेन क्वेश्चन में पूछा गया है वही पैटर्न हम आंसर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा इसमें था ये स्क्वायर पिंक कलर का, येलो कलर का, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? वेरी गुड, पिंक कलर, फिर येलो, फिर पिंक, फिर येलो, फिर पिंक, और इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ऑरेंज कलर का और उसके बाद फिर ब्लैक कलर का है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्क्वायर बना रहे हैं। राइट, ऐसे अगले स्क्वायर में क्या करा है इन्होंने? पैटर्न को ऊपर वाला हिस्सा वापस ब्लैक कलर से है और नीचे वाला ऑरेंज कलर से। और अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। अब इसे इस तरीके से जोड़ रखा है कि इधर से इधर वाला कलर ऑरेंज कर दिया ताकि ये वाला जो पोर्शन है वो ऑरेंज कलर का ट्राइंगल बने। तो इस तरीके से हमने पैटर्न्स को जोड़ा है। अब ऐसे ही आपने यहाँ पर बनाया पिंक येलो पिंक येलो पिंक येलो। राइट, ऐसे ही आपने नीचे बनाना है। ठीक है ना? तो वही देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसी तरीके से हम आगे करेंगे। ये डिफरेंट लीव्स के पैटर्न्स बने हैं। पहले लीफ ऊपर को था, अब नीचे को, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, फिर ऊपर को। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैटर्न में पहले लीफ ऊपर था, अब उसके बाद उसकी टिप जो है साइड में हो गई, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर ऊपर। ठीक इसी तरीके से बाकी पैटर्न्स हैं, उन्हें ध्यान से देखेंगे। इसमें पहले सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर। अब क्या आएगा? सर्कल फिर स्क्वायर। सारी एरोज ऊपर है तो आगे भी एरोज ऊपर ही आएंगी। अब पहले कॉलम में एक सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल, अब एक सर्कल है तो अब क्या आएगा नेक्स्ट? 2, फिर 3, फिर वापस 2, फिर 3। राइट, अब क्या था? 2 एरोज ऊपर, 2 नीचे, 2 ऊपर, 2 नीचे। इसी प्रकार आगे भी चलेंगे, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 ऊपर, 2 नीचे। ट्राइंगल नीचे की तरफ था, 2 सर्कल, ट्राइंगल ऊपर चला गया, सर्कल वैसे के वैसे ही हैं। तो अब ध्यान से देखें, सर्कल वैसे ही है, ट्राइंगल की शेप चेंज हो रही है। तो अब ट्राइंगल कहाँ चला जाएगा? नीचे। सर्कल वैसे ही रहेंगे, अब ऊपर सर्कल वैसे ही रहेंगे। राइट, अब ये है एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को एक कलर का, उसके बाद उसे डायगनली काट दिया है, उसके कलर चेंज कर दिए हैं। फिर वापस एक ही कलर का है, फिर उस डायगनल काट दिया है और उसमें 2 कलर भर दिए हैं। ऐसे ही एक कलर का रेक्टेंगल, फिर उसके बाद 2 कलर का रेक्टेंगल। राइट, अब ये सर्कल है, उस सर्कल को आधा काटा हुआ है, आधे कटे हुए सर्कल को बोलते हैं सेमी सर्कल। तो एक इसका पहले सर्कल ऊपर वाला हिस्सा, इसमें सर्कल का नीचे वाला हिस्सा, इसमें ऊपर वाला हिस्सा, इसमें नीचे वाला हिस्सा, ऐसे आगे चलेंगे, इसमें ऊपर, इसमें नीचे। राइट स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखेंगे, पहले आपको क्वेश्चंस में दिया होगा, उसको बाद उसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2 जो गायब है, फिर 3, ठीक है ना, फिर 3 के बाद 4 गायब है, 5, यानी कि एक एक डिजिट छोड़ के लिख रहे हैं। तो ऐसे ही 5 के बाद 6 छोड़ दिया, 7, तो 7 के बाद क्या छोड़ेंगे? 8, और 8 के बाद 9 यहाँ पर लिख देंगे।
अब यह 20, 30, 40, 50 यानी 10 का डिफरेंस है। 20 फिर 10 प्लस कर देंगे 30, फिर 10 प्लस करेंगे 40, फिर 10 प्लस करेंगे 50, 10 प्लस 60, 70, फिर 80, है ना। अब आ जाओ 24 के बाद 27, यानी कि 24 के बाद 25, 26 इन्होंने नहीं लिखा, 2 डिजिट छोड़ दिए हैं, तो अब यहाँ 27, ऐसे ही 2 डिजिट यहाँ छोड़िए 28, 29, अब 30 के बाद 2 डिजिट और छोड़िए 31, 32, 33 आ गई हैं। इसी प्रकार 36 के बाद 2 डिजिट छोड़ेंगे 37, 38, यहाँ क्या आएगा 39। समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। पहले क्वेश्चंस को देखेंगे कि 2 या 3 शेप्स या 3 चीजें आपको ऐसी दी होंगी जो आपको पैटर्न समझने में हेल्प करेंगी, और अगर आप पहले इसको समझेंगे नहीं और कुछ भी आंसर कर देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे यहाँ है 5 के बाद 10, ठीक है ना, इसमें 5 प्लस कर दिया 10, फिर इसमें 5 प्लस कर दिया 15, फिर 5 प्लस कर दिया 20, इसी प्रकार आगे चलेंगे 30 में 5 प्लस करेंगे 35, फिर 40 में 5 प्लस करेंगे 45, फिर 50 और 50 में 5 प्लस करेंगे 55। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही ये T2 है, ये जंप करता है पहले 1 से 3 पे, 3 के बाद 4, 5 छोड़ के 6, 6 के बाद 7, 8 छोड़ के 9 पे आएगा, 9 के बाद 2 जोड़ के, यानी 2 का जंप करता है, 2 को छोड़कर तीसरे में। तो इसी प्रकार आगे चलेंगे। अब ये क्या था 10 की जंप है, +10 28, +10 38, तो फिर इसमें +10 करेंगे तो कहाँ आएगा 48, और 28 से पहले अगर 10 करेंगे तो क्या आएगा 18 +10 28, +10 38, फिर 38 के बाद 48, 58, 68 और 78। समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इन पैटर्न्स को भी आपने करना है, जैसे AA BB CC, ऐसे DD EE FF, AB CD EF GH। अभी क्या है दिन रात, दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, ठीक है ना, 1 2 1 2 1 2। इसी प्रकार जब भी हम कोई पैटर्न देखते हैं, अब जैसे ये वाला पैटर्न है, इसमें दिया हुआ है 5P 6Q, तो अभी पहले डिजिट देखते हैं 5 6 7, यानी ये सीक्वेंस में चल रहे हैं 5 6 7, यहाँ आएगा 8 9 10 11 12, ये तो हो ही गया। अब आगे चलते हैं P के बाद Q, वेरी गुड, Q के बाद R, यानी कि P के बाद सिंपल इन्होंने अल्फाबेट्स लिख दिए P Q R, अब यहाँ लिख दो S T U V W। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे 40 में से माइनस कर दिए 2 38, फिर 2 माइनस करें 36, तो फिर 2 माइनस करेंगे 34। क्वेश्चन में आप जो 3 डिजिट देख रहे हैं यहाँ पर, इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या किया है, प्लस करा है, माइनस करा है, स्किप किया है, क्या किया है। तो जब भी आप पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस करेंगे तो पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स मतलब निशान। किसी भी चीज के निशान को देखकर हम उसका अंदाजा लगा लें कि वो क्या चीज हो सकती है। इस पूरे चैप्टर का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स दौड़ रहे थे, तो यहाँ उनके पैरों के निशान हैं। इन निशानों को देख के आप अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा जानवर हो सकता है। जैसे इतना बड़ा पैर है तो ये एलिफेंट का हो सकता है, ये टाइगर का, डॉग का हो सकता है, ये किसी बर्ड का हो सकता है, ये किसी फ्रॉग का हो सकता है। लगाया था हमने अंदाजा। ऐसे आगे देखते हैं क्या था। ये बाउल है, ठीक है, क्या है बाउल या बोल, एग्जैक्ट वर्ड है बोल। ये बोल है। बोल को अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो ऐसा सर्कल का निशान बनेगा, लेकिन अगर आप इसे उल्टा कर देंगे तो बड़ा सर्कल का निशान बनेगा। यानी कि एक ही चीज है लेकिन उसके 2 निशान हैं। उसको देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसका निशान बनाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, उनको अगर आप, जैसे सर्कल, कोई कैप है, इस सर्कल का मतलब क्या, कोई ऐसी चीज है जो राउंड है, कोई ऐसी चीज है जिसका जो है शेप है वो रेक्टेंगल है, कोई ऐसी चीज है जिसकी जो शेप है वो हेक्सागन है, यानी कि 6 साइड्स हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि शेप देख के कि वो कैसा हो सकता है। और ये डाटा हैंडलिंग है, इसमें अलग अलग शेप्स बनाकर सर्कल से या शेप्स से अलग अलग पिक्चर बनाई है और आपको वो काउंट करना है ना। तो भाई हाउ मेनी ट्राइंगल्स हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स हैं, हाउ मेनी सर्कल्स हैं, राइट। कुछ बच्चों ने क्या गड़बड़ करी है कि अब इन्होंने देखो सर्कल का शेप दिया है कि येलो कलर का सर्कल होना चाहिए, तो हमने सिर्फ येलो कलर के सर्कल्स को काउंट करना है। सर्कल यहाँ ब्लैक कलर की आईज भी बनी है, तो इन्हें काउंट नहीं करना है। सिर्फ कौन से कलर वालों को, येलो कलर वाले सर्कल्स को काउंट करना है। ठीक इसी प्रकार से जो इसमें ट्राइंगल्स दिए हैं तो कौन से कलर के होने चाहिए, ब्लू कलर के, तो ब्लू कलर वाले ट्राइंगल्स देखेंगे, ठीक है ना। अब येलो कलर का सर्कल है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने गड़बड़ करी है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, ओवल शेप है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ओवल शेप को नहीं काउंट करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। और इस लास्ट वाले पेज पे हमारे को इस चैप्टर में दिया था कि किस प्रकार हम अलग अलग तरह की शेप से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे इसको हमने इस बच्चे की मुस्टैच बनाने के लिए काम किया था, है ना।
ओ जो सर्कल था वो माउथ बनाने के काम आया था, ये फेस बनाने के काम आया था, ठीक है ना। तो ये हमारे को ड्राइंग में भी हेल्प करेंगे। इसके बाद वाला चैप्टर था हमारा जग एंड मार्क्स। जग एंड मार्क्स में क्या था कि कोई चीज में कितना सामान हम रख सकते हैं, हमें उसका आइडिया लेना था कि भाई एक ग्लास में कितना सामान आता है, पतीले में कितना सामान आता है, ठीक है ना, और जग में कितना सामान आता है, कटोरी में कितना सामान आता है। ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा। सबसे पहले उन्होंने हमारे को नींबू पानी बनाना सिखाया। फिर हमें ये अंदाज़ा बताया कि भाई एक स्पून में कितने नींबू के रस आ सकता है, एक नींबू में कितनी बूंदें पानी नींबू की रस की हो सकती हैं, है ना। ये सब अंदाज़ा लगाने के लिए है, ठीक है। वो कभी आप करेक्ट अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और कभी गलत भी हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। फिर एक कहानी थी हमारे पास कि एक जगह पे एक मेला लग रहा था जिसमें वहाँ पर नींबू पानी का वो स्टॉल लगाते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार एक जग जो है वो 2 बड़े ग्लासों से भरता है और एक बड़ा ग्लास जो है वो 2 छोटे ग्लासों को भरता है। तो इस प्रकार बड़े ग्लास को भरने के लिए हमारे को 2 छोटे ग्लास चाहिए, और तो अगर हमें छोटे ग्लासों से जग भरना हो, बड़ा ग्लास हमारे पास हो ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो हमें पता है कि इस जग को भरने के लिए 2 बड़े ग्लास चाहिए, ठीक है ना। और इस छोटे ग्लास से हम 2 बार डाल के इस ग्लास को भर सकते हैं। तो यानी कि इन छोटे छोटे ग्लासेस से भरना शुरू करेंगे तो पहले 2 छोटे ग्लास डालेंगे तो 1 ग्लास कंप्लीट होगा, उसके बाद 2 और छोटे ग्लास डालेंगे तो दूसरा ग्लास भी कंप्लीट हो जाएगा और ये जग भर जाएगा, राइट। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों में आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी थी कि बॉटल में देखो कितना पानी आता है, कप में कितना पानी आता है, दूसरी तरह की बॉटल में कितना पानी आता है, बाल्टी में कितना पानी आता है, पतीले में, कढ़ाई में, सब में अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर एक में अपनी अलग अलग क्वांटिटी में सामान आता है, राइट। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप शायद 1 रोटी खाते होंगे, छोटा भैया आधा रोटी खाता है, पापा जी 4 रोटी खाते होंगे, मम्मी 3 रोटी खाती होंगी, सबका अलग अलग है ना। तो उसी प्रकार सभी बर्तनों में अलग अलग सामान या अलग अलग क्वांटिटी आती है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज थी, इसमें उसने पूछा था कि किस में ज़्यादा पानी आएगा। तो अब ऑब्वियसली जो बाल्टी हमारी बड़ी है तो उसमें पानी ज़्यादा आएगा, इधर कप में ज़्यादा आएगा, इधर घड़े में ज़्यादा पानी आएगा, इसमें कितना आएगा। तो ये सिर्फ ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको ये बताने के लिए था कि भाई किस सामान में ज़्यादा आता है, किसी में कम सामान आता है। जैसे कि इस बच्ची ने दूध लेने के लिए दूध वाले से दूध लेने के लिए पतीला लिया, रोज़ तो उसका पतीला भर जाता था, लेकिन आज उसकी मम्मा ने पतीला चेंज कर दिया तो उसका पतीला नहीं भरा। तो उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूध वाले ने उसे दूध कम दिया हो, मगर ऐसा नहीं था, है ना। क्योंकि अगर आप छोटा पतीला लेते तो आपका भर के गिरने लगता, उन्होंने बड़ा पतीला ले लिया तो उसमें कम आया, ठीक है। फिर हमने इस एक्टिविटी देखी थी कि अगर एक ग्लास में हम पानी भरते हैं आधा ग्लास और उसके बाद हम उसमें बड़े बड़े स्टोन्स डालना शुरू करते हैं तो हमारे कम स्टोन्स डालने से ही पानी बाहर आ जाएगा। अगर हम उससे थोड़े छोटे स्टोन्स लेते हैं तो हमारे को ज़्यादा स्टोन्स डालने पड़ेंगे उस पानी को ऊपर लाने के लिए, और अगर हम उससे भी छोटे कंकड़ लेते हैं या पत्थर स्टोन्स लेते हैं तो हमारे को और ज़्यादा स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हर एक की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग क्षमता है उस चीज़ को रखने की, सामान को अपने पे रखने की, राइट स्टूडेंट्स। अब जैसे उन्होंने इस एक्सरसाइज में दिया था कि अपने अपने घर में देखो कि आपको नहाने के लिए कितनी बाल्टी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको 1 बाल्टी की ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है कि मम्मी को या पापा को 2-2 बाल्टियों की ज़रूरत पड़ती हो। आपके घर में कम जने रहते हैं तो 1 बाल्टी पानी में कपड़े धुल जाते होंगे, जिसके घर में ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ ज़्यादा बाल्टी की ज़रूरत पड़ती होंगी, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि कैपेसिटी, कि किसके यहाँ कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है। अलग अलग बर्तन में अलग अलग क्वांटिटी का सामान आता है। अब आप 1 किलो चीनी लेने जाएंगे तो आधा किलो वाली पन्नी में आप डब्बा लेके जाएंगे या पन्नी लेंगे तो उसमें 1 किलो चीनी नहीं आ सकती, है ना। तो वही चीज़ है कि हर एक चीज़ की अपनी एक अलग क्षमता होती है। फिर हमने चैप्टर पढ़ा टेंस एंड वंस कि 10 और वंस के हिसाब से किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर हमें 20 रुपीज़ का कोई सामान खरीदना है तो हमें 10 रुपीज़ के कितने नोट देने पड़ेंगे, 2। और वही 32 अगर रुपीज़ का कोई सामान खरीदा तो 10 के 3 नोट्स और 1 रुपीज़ के 1 या 2 कॉइन्स। ऐसे ही हमने देखा कि 10 और वंस को किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिया था। 10 के कितने नोट्स हैं, 2 तो 20 हो गए, और इतने कॉइन्स कितने हैं, 7 तो 27 रुपीज़ हो गए, राइट। तो ये आपको वंस और टेंस के बारे में बताने के लिए है। जैसे हमने यहाँ पर इसको ब्रेक किया था, 27 में कितने 10 हैं,
2 20 और वंस कितने हैं 7, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सीखा। इसी को सिखाने के लिए उन्होंने हमारे को एक गेम बोला और हमको बोला कि रेड डॉट्स जो हैं वो 10 मान लो और जो ग्रीन डॉट्स हैं उन्हें 1 मान लो। तो जब आप रिंग फेंकेंगे, जैसे ये फेंका है तो उसमें कितने 10s और कितने 1s हो गए, तो यानी कि 10 के कितने हैं 4, तो ये कितने हो गए 40 और 1 के ग्रीन वाले कितने हैं 1 के 1 2 3 4, तो यानी कि ये आंसर हो गया 44। इसी प्रकार आपने वो बाकी के क्वेश्चंस भी इसके करे होंगे। ऐसे ही उसने हमारे को एक स्टोरी सुनाई थी रैट वाली, और उसमें उसने बताया कि वो रैट के लिए क्या करता था, इस तरह का कार्ड 1 रैट के लिए, और जब उसके बाद ऐसे ऐसे 10 कार्ड्स हो जाते थे, यानी कि उसके पास 10 हो जाते थे, तो वो इनको हटा देता था और एक 10 वाला कार्ड वहां पर रख देता था, यानी कि एक 10 का कार्ड रख दिया स्क्वायर में और 1 वाले कार्ड थे ट्राइंगल में। तो अब वो कहता है कि अगर उसके पास 55 रैट्स हो जाते तो वो कितने कितने स्क्वायर वाले डालता और कितने कितने 1 वाले डालता ट्राइंगल वाले। तो अब वो देखो 55 में कितने 10 होते हैं 5, 10 के कितने होंगे 5, 1 2 3 4 5, तो 5 10 के और बचे हुए 1 के कितने 5। इस तरीके से हमने उन्हें अलग कर दिया था। 72 में हमने कैसे करेंगे, 7 हम देंगे 10 के और 2 1 के। 80 में 8 10 के दे देंगे। 47 में 4 10 के और 7 के कॉइन्स 1 के। राइट स्टूडेंट्स, ऐसे उन्होंने लास्ट एक्सरसाइज दी थी कि हमें अपने स्कूल की सफाई करनी है और हर क्लास में कितने कितने बच्चे दिए हुए हैं, और हमने टीम कितने की बनानी है 20 जनों की बनानी है या 10 जनों की बनानी है, 10 स्टूडेंट्स की एक टीम बनानी है। तो 10 स्टूडेंट्स की मतलब अगर 53 स्टूडेंट्स है टोटल और 10 बच्चे हमने एक टीम में रखने हैं, तो यानी कि 50 के हिसाब से कितने बच्चे हो जाएंगे 5 जनों की 10 की टीम बन जाएगी और कितने बच्चे खाली रह जाएंगे 3 बच्चों की टीम हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि 10 बनाने हैं। अगली क्लास में थे 42 स्टूडेंट्स, तो 4 की 10 की टीम बन जाएगी, 2 रह जाएंगे। 35 में से 3 की टीम बन जाएगी, 5 खाली रह जाएंगे। 54 में से 5 की टीम बन जाएगी, 4 खाली रह जाएंगे। और 26 में से 2 की टीम बन जाएगी और 6 खाली रह जाएंगे। राइट, और इस तरीके से इन्हें काउंट करेंगे खाली कितने रह गए हैं। यहाँ उसने पूछा है कि भाई कितने खाली हैं, तो आपने गिने इनको, जब इन्हें काउंट करा तो देखा 20। अब ये 20 हो गए, तो अब हमें 10 के कितनी टीम बना सकते हैं, वेरी गुड 2 टीम बना सकते हैं। तो इस तरीके की एक्सरसाइज 10 और 2 में, ताकि आपको क्लियर हो कि 10 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या होता है। राइट स्टूडेंट्स, इस टर्म का लास्ट चैप्टर है माई फन डे। इसमें हमारे को वीकडेज और डेज के बारे में और मंथ्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि, और हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा मंडे को फर्स्ट डे मानेंगे और संडे को लास्ट डे ऑफ द वीक मानेंगे, ठीक है ना। और जब हम कभी कहते हैं कि 2 डेज आफ्टर या 4 डेज आफ्टर, तो उस डे को भी हम काउंट करेंगे। जैसे हमने कहा कि मंडे से 3 डेज के आफ्टर कितना होगा, तो यानी कि मंडे को 1 2 और 3 डेज के आफ्टर, यानी 1 2 3 के आफ्टर, यानी वेडनेसडे के आफ्टर कौन सा डे आएगा, थर्सडे। ऐसे हमने पूछा कि थर्सडे से 1 डे बिफोर कौन सा डे आएगा, तो थर्सडे का 1 डे इसी को काउंट करना है, तो इससे बिफोर कौन सा डे आ रहा है, वेडनेसडे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमने इसमें देखा। अब हमने पूछा कि संडे से 5 डेज के बाद कौन सा डे आएगा, तो संडे को 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 डेज के बाद फ्राइडे। राइट, इसी प्रकार हमने बाकी चीजें करनी है। व्हाट विच डे वॉज इट येस्टरडे, टुमारो, और फिर कहता है डे आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो कौन सा है, आने वाला कल, आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होने वाला है, ठीक है ना। डे आफ्टर टुमारो और डे बिफोर येस्टरडे, कि येस्टरडे से पहले वाला दिन कौन सा था, बिफोर मतलब आपको पता ही है और आफ्टर मतलब आपको पता ही है। फिर एक उन्होंने एक्सरसाइज दी थी कि कौन कौन से दिन में कौन कौन सा बन जाए टीचर बनता है। अब आपको ये पूछा कि जैसे गौरव है वेंसडे को टीचर बनता है, तो आप ये बताओ कि गौरव किस दिन से पहले बनेगा। किस दिन से पहले बनेगा मीन्स कि पहले तो ये देखो कि गौरव किस दिन टीचर बनता है, वो वेंसडे को टीचर बनता है, तो किस दिन से पहले आता है वेंसडे, थर्सडे से पहले, है ना। अब वो कहते हैं कि गौरव किस दिन के बाद आफ्टर टीचर बनता है, तो आपको किस दिन बनता है वेंसडे को, गौरव वेंसडे को टीचर बनता है, तो वेंसडे किस दिन के बाद आता है, ट्यूसडे के बाद आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिन्हें आप अच्छे से, मुझे लगता है कि कर लेंगे। ऐसे ही उन्होंने एक टाइम टेबल दिया कि कौन कौन से डे में कौन कौन से एग्जाम्स कौन कौन से पीरियड्स होते हैं। फिर आपने से उनसे पूछे, जैसे मंडे को हिंदी, मैथ्स, गेम्स, इंग्लिश, ईवीएस और म्यूजिक का पीरियड होता है। अब उन्होंने पूछ लिया कि भाई हिंदी का पीरियड किस किस डे होता है, तो उन्होंने लिख दिया मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे के सारे दिन हिंदी का पीरियड होता है। अब उन्होंने पूछा कि भाई आपसे गेम्स का पीरियड किस किस दिन होता है, तो आपने देखा गेम्स कहाँ लिखा है, कि ये लिखे हैं, कहाँ लिखा है गेम्स, एक तो थर्ड पीरियड होता है, कौन सा डे होता है, मंडे को होता है, नहीं, उसके बाद वेंसडे को होता है, उसके बाद कब होता है, फ्राइडे को होता है। तो हमने बता दिया कि इन 3 डेज को ये डे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने डेज के बारे में सीखा। उसके बाद बारी आई मंथ्स की। अब एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं टोटल,
12। ठीक है ना। अब कौन सा मंथ किसके बाद आता है? आफ्टर मार्च, वेरी गुड, अप्रैल, और बिफोर अगस्त, जुलाई। ठीक है ना। उसके बाद वो एक मेन इंपॉर्टेंट बात उसने बताई है कि फरवरी किस तरीके से डिफरेंट है। फरवरी में क्या होता है कि भाई किसी मंथ में किसी साल 28 डेज होते हैं और 4 इयर्स के बाद 29 डेज का फरवरी होता है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पूरे ईयर में 12 मंथ्स में सिर्फ 4 मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, और 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। अब वो पूछता है हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, तो उसने लिखा है कि भाई कितने डेज मंथ होते हैं, ऐसे 7 मंथ्स होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। और हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी, तो आपको वो कैलेंडर देखना है जिस ईयर का वो पूछ रहा है। जैसे हमने इसी साल का पूछा है 2020 में कितने हैं, तो हमने देखा कि कितने डेज है, 29 डेज है। राइट स्टूडेंट्स। फिर उसने यहाँ पर एक स्टोरी दी और अलग अलग बच्चों के बारे में बताया। किसी के यहाँ गर्मी पड़ती है, किसी के यहाँ सर्दी पड़ती है, किसी के यहाँ बरसात होती है। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि भाई कौन कौन से महीनों में आपके यहाँ बारिश होती है, कौन से महीनों में सर्दी होती है, कौन से महीने में गर्मी होती है, और कौन कौन से फ्रूट्स और कौन कौन से वेजिटेबल्स आपको किस किस महीने में खाने को मिलते हैं। तो ये सारी भी आपको लर्न करने के लिए अच्छा है। आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि भाई मई जून में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, आप उनके नाम लिखिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा रिवीजन एक आपका चैप्टर का। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.